गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 19 जनवरी 2025 के हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत करेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो अभी न्यूज़ में रहा। चलिए पहला टॉपिक्स हम लोग देखते हैं, इजराइल फ़लस्तीन मुद्दे से संबंधित मुख्य स्थान। चलिए अभी हाल फिलहाल में नेचारिम कॉरिडोर चर्चा में रही है। यह क्यों चर्चा में रही? क्योंकि गाज़ा शहर के एनक्लेव से अलग करने वाला यह 7 किलोमीटर लंबा रास्ता यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, यह कहाँ से कहाँ तक जुड़ेगा? यह नाहल ओज के पास से इजरायली सीमा से भूमध्य सागर तक विस्तारित होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इससे पहले इजरायली द्वारा इसका उपयोग जो है बफर जोन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए यह जो है पश्चिमी तट से लेकर के इसको पूर्वी यरूशलेम से जोड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, विविध भूभाग के साथ लगभग 5,655 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यह। इसमें पहाड़, उपजाऊ घाटियाँ और जॉर्डन नदी घाटी शामिल है और यह पूर्वी यरूशलेम तक जाएगा। ऐतिहासिक स्थलों वाला यह पहाड़ी इलाका है और इसमें प्राचीन पुराना शहर शामिल। तो इस प्रकार के रास्ते का निर्माण करने से क्या होगा कि आवागमन में सुविधाएं होंगी, एक दूसरे से लोग जुड़ सकेंगे और आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में क्या होगा, उत्थान होगा। चलिए, मुंबई में चल रहा है परिवहन के लिए एकल प्लेटफॉर्म का विकास। देखिए ये एकल प्लेटफॉर्म का विकास क्यों चल रहा है कि विभिन्न प्रकार के परिवहन व्यवस्था को जोड़ करके एक ही टिकट का उपयोग करके यात्रा करने की अनुमति देने वाला ये प्लेटफॉर्म है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये जो एकल प्लेटफॉर्म का विकास लोगों को मेट्रो, मोनोरेल, बेस्ट बसों और MSRTC बसों और उपनगरीय रेलवे में एक ही टिकट का उपयोग करके अपनी यात्रा की योजना बनाने की अनुमति देगा। यात्री एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपने मार्ग की योजना बना सकेंगे। यहाँ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकटतम स्टेशन और उपलब्ध सार्वजनिक परिवहन विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। चलिए, यह नया प्लेटफॉर्म मुंबई में लाखों यात्रियों के लिए निर्बाध यात्रा सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार के प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से लोगों को सुविधाएं मिलेगी, समय की बचत होगी, आवागमन में सुविधा होगी। ठीक है, और क्या होगा, त्वरित जो है आवागमन होगा। ठीक है, यातायात के साधन और सुलभ होंगे। तो ये सभी इसके फायदे होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। चलिए अभी भारत जो है तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में अपना स्थान रखता है, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न है, लगभग 112 है, जो इसकी मजबूत उद्यमशीलता की भावना को दर्शाता है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने मुंबई में CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जो उन्नत अवसंरचना के साथ स्टार्टअप इंक्यूबेशन का केंद्र भी है। ठीक है, इस कार्यक्रम में स्टार्टअप, MSME और संस्थाओं को 50 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल थे। भारत में डिजिटल लेन देन में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। भारत में डिजिटल लेन देन में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है। ठीक है, चलिए भारत में डिजिटल लेन देन में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है, जिसका नेतृत्व UPI ने किया। इसका नेतृत्व किसने किया है? UPI ने। चलिए अब इसका हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। दिसंबर 2024 में 16.73 बिलियन लेन देन हुए, जो कि 23.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए। जो डिजिटल लेन देन हुए हैं उसमें 16.43 बिलियन लेन देन हुए, जिसमें 23.25 लाख करोड़ रुपए तक यह ट्रांजैक्शन पहुंच गया है। IMPS और NETC फास्टैग तेज और अधिक सुलभ वित्तीय लेन देन की सुविधा प्रदान करने वाले प्रमुख खिलाड़ी बन गए हैं। UPI की वृद्धि वित्तीय समावेशन की ओर बदलाव को उजागर करती है। IMPS और फास्टैग भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ने में योगदान दे रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार की व्यवस्था भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? एक तो क्या होगा, लोगों को जो है मोटी रकम कहीं ले जाने आने में क्या होती थी, असुविधा होती थी। अब यह असुविधा जो है समाप्त हो जाएगी। चोरी, डकैती, लूट इत्यादि से लोगों को मुक्ति मिली है। और क्या होगा कि एक तो पारदर्शिता आएगी इस प्रकार के ट्रांजैक्शन से, जैसे टैक्स वगैरह की बचत क्या होगी, टैक्स वगैरह को की जो चोरी होती थी वो अब नहीं होंगे। और तीसरा, पांचवा आप कह सकते हैं कि ब्लैक मनी जैसे और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे
कुकृत्यों पर क्या होगा, सरकार की नज़र रहेंगी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था अर्थव्यवस्था के लिए। चलिए अब सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब बोल रहा है कि चुनाव प्रचार में एआई के उपयोग पर दिशा निर्देश। हाल ही में इस प्रकार के दिशा निर्देश किसने दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग ने ये दिशा निर्देश जारी किया है। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को उनके प्रचार अभियानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित सामग्री का जिम्मेदार एवं पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। किसके लिए यह किया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब क्यों ऐसा जारी किया गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी लागू हो गई। और दिल्ली में कब चुनाव होना है, तो 5 फरवरी को चुनाव होना है। ठीक है, 5 फरवरी 2025 को। ठीक है, अब देखिए ईसीआई का हालिया दिशा निर्देश। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी हालिया दिशा निर्देश में एआई जनरेटेड सामग्री के उपयोग के संबंध में लेबलिंग एवं प्रकटीकरण मानदंड प्रस्तुत किया गया। कौन सा मानदंड प्रस्तुत किया गया है, लेबलिंग और प्रकटीकरण मानदंड को प्रस्तुत किए गए हैं। अब इसके तहत दलों यानी पार्टियों को एआई तकनीक के उपयोग से निर्मित या अत्यधिक परिवर्तित किसी भी छवि, वीडियो, ऑडियो या अन्य सामग्री को एआई जनरेटेड डिजिटल रूप से संवर्धित या सिंथेटिक सामग्री जैसे नोटेशन के साथ स्पष्ट रूप से बताना या लेबल करना होगा। ठीक है, अब बोल रहा है इस दिशा निर्देश में राजनीतिक दलों से ऑनलाइन या अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रसारित प्रचार अभियान विज्ञापनों या प्रचार सामग्रियों जहां भी सिंथेटिक सामग्री का उपयोग किया जाता है वहां अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर शामिल करने का भी आग्रह किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। दिल्ली पुलिस ने विधानसभा चुनाव के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है। ऐसा किसने किया, दिल्ली पुलिस ने भी किया है। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के पूर्व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा डीप फेक और एआई जनरेटेड विकृत सामग्री के संभावित दुरुपयोगों को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे आखिर एमसीसी है क्या, आचार आदर्श संहिता है क्या। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग का एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव से पहले राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए जारी दिशा निर्देश का एक समूह है। आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता नियमों में भाषण, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, पोर्टफोलियो, चुनाव घोषणा पत्र की सामग्री, जुलूस एवं सामान्य आचरण से संबंधित मुद्दे शामिल होते हैं। ये सभी मुद्दे इसमें शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है एमसीसी का, कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है। ठीक है, अब देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू रहती है। ठीक, अब आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत कैसा प्रतिबंध होता है उसके बारे में भी देखेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सामान्य आचरण, बैठक, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, पर्यवेक्षक, सत्ता दल एवं चुनाव घोषणा पत्र संबंधित 8 प्रावधान हैं। अब देखिए सत्ता दल के विषय में क्या होता है निर्देश, कि सत्ता दल के विषय में यह निर्देश होता है कि आचार संहिता लागू होने के पश्चात केंद्र अथवा राज्य के सत्ता दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रचार के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग न करे, माने अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग न करे, जो अभी जिस सत्ता में वो बैठा हुआ है उसका उपयोग न करे। सत्ता दल द्वारा ऐसे किसी नीति, परियोजना या योजना की घोषणा नहीं की जा सकती है जो मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सके। ठीक है, अब देखिए सत्ताधारी दल को चुनाव में जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी खजाने से विज्ञापन देने या उपलब्धियों के प्रचार के लिए आधिकारिक जन मीडिया का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। ये सभी निर्देश रहते हैं एमसीसी के दौरान। मंत्रियों को आधिकारिक दौरों को चुनाव कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, इसके लिए आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए, सत्तारूढ़ दल प्रचार के लिए सरकारी परिवहन या मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते हैं एमसीसी के दौरान।
चुनावी बैठकें आयोजित करने के लिए मैदान आदि जैसे सार्वजनिक स्थान और हेलीपैड के उपयोग जैसी सुविधाएं विपक्षी दलों को उन्हीं नियमों व शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है जिनका उपयोग सत्ताधारी दल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। सत्तारूढ़ दल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में मतदाताओं को प्रभावित करने वाली कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं कर सकती है। राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्य रिकॉर्ड के आधार पर की जा सकती है। चलिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी जाति एवं सांप्रदायिक भावनाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है। चुनाव प्रचार के लिए मस्जिद, चर्चों, मंदिरों या किसी अन्य पूजा स्थलों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, धमकाना या उनका प्रतिरूपण भी वर्जित है। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठक आयोजित करना भी प्रतिबंधित होता है। दोस्तों, इस 48 घंटे की अवधि को चुनावी चुप्पी के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य मतदाता को वोट डालने से पहले विचार के लिए प्रचार अभियान मुक्त वातावरण प्रदान करना है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि आदर्श आचार संहिता की वैधानिक स्थिति क्या है। तो आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ईसी यानी भारत निर्वाचन आयोग के अभियान के हिस्से के रूप में विकसित हुआ है। चलिए, यह प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति का परिणाम था। इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। चलिए, ऐसे एमसीसी का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एमसीसी के किसी खंड के तहत कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि दोषी पाए गए व्यक्ति के प्रचार अभियान पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता क्रियान्वयन। आदर्श आचार संहिता या एमसीसी के सभी प्रावधान स्वैच्छिक हैं। निर्वाचन आयोग इनके प्रवर्तन के लिए नैतिक प्रतिबंध या निंदा का उपयोग करता है। ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी राजनेता या दल को एमसीसी के कथित उल्लंघन के लिए स्वतः संज्ञान या किसी अन्य दल या व्यक्ति की शिकायत के आधार पर नोटिस जारी कर सकता है। चलिए, एक बार नोटिस जारी होने के बाद व्यक्ति या पार्टी को लिखित रूप में जवाब देना होगा। ऐसे में व्यक्ति या दल गलती स्वीकार कर बिना शर्त माफ़ी मांग सकता है या आरोप का खंडन भी कर सकता है। चलिए, कालांतर में दोषी पाए जाने पर निर्वाचन आयोग उस व्यक्ति या दल को निंदा पत्र दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा निर्वाचन आयोग के एमसीसी मॉडल था और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो है किसमें, दिल्ली इलेक्शन में करने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। क्योंकि आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है, तो इन्हीं सब चीज़ों का, टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग जो है काफ़ी सतर्क और सजग है, ताकि सभी दलों को के लिए कैसा हो, एक समान फील्ड हो और कोई एक दूसरे पर गलत रूप से आरोप न लगा सके। ठीक है, और या फिर टेक्नोलॉजी का गलत रूप से उपयोग ना कर सके चुनाव को प्रभावित करने के लिए। तो इसलिए निर्वाचन आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी पर उन्होंने क्या अंकुश लगाने का कार्य किया है। ठीक है, इससे क्या होगी, हमारी लोकतंत्र स्वस्थ और स्वच्छ बनी रहेगी और हमारी डेमोक्रेसी इंडेक्स पे जो अभी निम्नतम स्तरों पर चली गई है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर कल हम नए टॉपिक्स और नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग यूं ही देखते रहिए गुप्ता जी की पाठशाला और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य करें। जी धन्यवाद आप लोगों का।